दिल्ली जैसे बड़े शहर में ना आधी कीमत पर एक बड़ा और खुला कमरा मिलना मतलब एकदम ऐसा है जैसे कोई आपको कौड़ियों के दाम पर एक बहुत चमचमाती हुई महंगी गाड़ी दे दे। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है ये। है ना। मतलब ऊपर से सब चमक रहा होता है, सौदा बहुत मुनाफे का लगता है, लेकिन डिक्की में एक लाश रखी होती है। बाप रे, लाश वाली बात तो बहुत गहरी है। हाँ, और आप गाड़ी ले तो लेते हैं, लेकिन फिर उस बदबू के साथ जीना ना आपकी मजबूरी बन जाता है। मतलब इंसान पूरी तरह फंस जाता है। बिल्कुल। और आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हम 1987 की दिल्ली के गांधीनगर इलाके में चलेंगे, जहां एक बिल्कुल साधारण से परिवार ने अनजाने में एक ऐसा ही खौफनाक सौदा कर लिया था। ये मरून फाइल्स वाले मामले की बात कर रही है ना? हाँ, हमारे पास मरून फाइल्स नाम के YouTube चैनल से कुछ बेहद दिलचस्प स्रोत हैं, जहां सार्थक नाम के व्यक्ति ने अपने पिता रमेश मजुमदार के साथ घटी एक सच्ची घटना साझा की है, जो कि बहुत ही रुंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। एकदम। लेकिन इस चर्चा का मकसद सिर्फ कोई डरावनी कहानी सुनाना नहीं है। हम असल में ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे इंसानी अहंकार, कुछ पैसों की बचत का लालच और अपनी ही अंतरात्मा की चेतावनियों को लगातार अनदेखा करने की हमारी फितरत एक ऐसी भयानक त्रासदी को जन्म दे सकती है जो पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ती। मैं कहूंगा कि ये मामला कई मायनों में हमारे समाज का एक आईना है। वो कैसे? देखिए, जब हम इस स्रोत सामग्री को गहराई से देखते हैं तो जो बात सबसे ज्यादा झकझोरती है ना, वो कोई अप्राकृतिक या पैरानॉर्मल घटना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? वो मनोविज्ञान है जो खतरे के साफ साफ निशानों को देखने से इनकार कर देता है। इस परिवार के इर्द गिर्द खतरे के संकेत तो पहले दिन से ही मौजूद थे। बिल्कुल मौजूद थे। लेकिन प्रैक्टिकल होने की जो एक सनक होती है, खासकर हमारे मध्यवर्गीय परिवारों में, उसने एक ऐसा मानसिक पर्दा डाल दिया था जहां जानबूझकर चेतावनियों को खारिज किया गया। सही बात है। ये पूरी घटना इंसानी व्यवहार और हमारे उस डिफेंस मैकेनिज्म का एक शानदार केस स्टडी है, जहां हम अपनी चुनी हुई सुविधा के लिए एक खौफनाक सच के साथ भी समझौता कर लेते हैं। और इस समझौते की शुरुआत की पूरी रूपरेखा को समझना बहुत जरूरी है। बात 1987 की है। रमेश मजूमदार, जो रेलवे विभाग में कर्मचारी थे, उनका तबादला हरियाणा के रेवाड़ी से दिल्ली हुआ था। उनका परिवार, जिसमें उनकी पत्नी, 4 साल का बड़ा बेटा सार्थक और 2 साल का छोटा बेटा था, वो पहले पश्चिम बंगाल में रहते थे। रमेश जी ने परिवार को दिल्ली लाने का फैसला किया ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और सब साथ रह सकें, जो कि एक आम परिवार का सपना होता है। बिल्कुल। उन्होंने दिल्ली के गांधीनगर में किराए का एक कमरा लिया। अब यहाँ जिस मकान की बात हो रही है ना, उसकी बनावट अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह की तरह है। हाँ, वो बनावट बहुत अजीब थी। अंदर घुसते ही एक बड़ा खुला आंगन था जिसमें जामुन और आम के पेड़ लगे थे। बाईं तरफ बुजुर्ग मकान मालिक और उनकी पत्नी रहते थे और दाईं तरफ एक बंद कमरा था। और उस कमरे के बारे में क्या बताया गया था? मकान मालिक ने कहा कि वो उनके अमेरिका में रहने वाले बेटे का कमरा है, और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर एक बड़ा सा कॉरिडोर था जहां 2 कमरे थे। ठीक है। एक हमेशा बाहर से बंद रहता था और दूसरा रमेश जी ने किराए पर लिया था। उस कमरे में ना तो रसोई थी और ना ही बाथरूम। रसोई कमरे के ही एक कोने में बना ली गई थी और बाथरूम नीचे मकान मालिक के हिस्से में था। इस आर्किटेक्चर या बनावट पर थोड़ा रुककर विचार करना चाहिए। हाँ, बताइए। ये डिजाइन किराएदार को लगातार एक असुरक्षा की स्थिति में रखता है। सोचिए, एक परिवार पहली मंजिल पर रह रहा है, लेकिन अपनी सबसे बुनियादी और एकांत जरूरत यानी बाथरूम के लिए उन्हें बार बार नीचे आना पड़ता है। बाप रे, ये तो सच में बहुत असुविधाजनक है, खासकर रात के समय। बिल्कुल। और उनके ठीक बगल में एक ऐसा कमरा है जो हमेशा रहस्यमयी तरीके से बंद रहता है, जिस पर एक भारी ताला लटकता है। ये एक ऐसा माहौल तैयार करता है जहां इंसान मानसिक रूप से कभी पूरी तरह सुरक्षित या निजता में महसूस नहीं कर सकता। मतलब अवचेतन मन हमेशा एक अजीब सी सतर्कता की स्थिति में रहता है। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है रमेश जी का रवैया। रमेश जी की अपनी सगी बहन उसी मकान के ठीक पीछे वाली गली में रहती थी। अरे हाँ, वो गली वाली बात। जब रमेश जी ने उसे इस मकान के बारे में बताया तो बहन ने बहुत साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि उस ऊपर वाले कमरे को लेकर इलाके में कई तरह की अजीबो-गरीब और डरावनी बातें मशहूर हैं। उसने तो मना ही किया था कमरा लेने से, ना? हाँ, सख्त हिदायत दी थी। फिर भी एक पिता जो अपने परिवार को गांव से इतनी दूर एक अनजान शहर में ला रहा है,
वो अपनी ही बहन की इतनी बड़ी चेतावनी को इतनी आसानी से कैसे नजरअंदाज कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। मैं सोच रही थी कि क्या ये सिर्फ मैं घर का मुखिया हूँ, मेरे फैसले सही हैं वाला पुरुष अहंकार था, या इसके पीछे कुछ और भी था? देखिए, अहंकार इसका एक हिस्सा जरूर हो सकता है, लेकिन अगर हम 80 के दशक के एक मध्यवर्गीय रेलवे क्लर्क की आर्थिक स्थिति और मनोविज्ञान को देखें तो यहाँ दो बहुत ही मजबूत सिद्धांत काम कर रहे थे। कौन से सिद्धांत? पहला है संक कॉस्ट फैलेसी और दूसरा कन्फर्मेशन बायस। रमेश जी ने मकान मालिक को 2 महीने का एडवांस किराया दे दिया था। अच्छा, तो पैसे फंस चुके थे? बिल्कुल। 87 में एक साधारण नौकरी पेशा इंसान के लिए 2 महीने का किराया कोई छोटी रकम नहीं थी। ये उनके पूरे बजट का एक बड़ा हिस्सा था। सही बात है। जब इंसान कहीं इतना बड़ा आर्थिक निवेश कर देता है ना, तो उसका दिमाग उसे उस फैसले से पीछे हटने से रोकता है। पीछे हटने का मतलब होता है अपनी गलती मानना, आर्थिक नुकसान सहना और परिवार के सामने ये साबित होना कि उनका पहला ही फैसला गलत था। एकदम सही। इसे ही मनोविज्ञान में संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। मतलब पैसा डूबने का डर इंसान को खतरे में धकेलने के लिए काफी था। और इसके साथ जुड़ता है कन्फर्मेशन बायस। वो कमरा बाजार भाव से बहुत सस्ता था और सबसे बड़ी बात, वो बहन के घर के बिल्कुल पास था। तो उन्हें लगा होगा कि फायदा ही फायदा है। हाँ, रमेश जी को लगा कि उनकी गैरहाजिरी में बहन परिवार का ध्यान रख लेगी। दिमाग ने इन दो फायदों को इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि उसने उन सभी चेतावनियों को पूरी तरह खारिज कर दिया। दिमाग ने बहन की चेतावनी को शायद अंधविश्वास का नाम दे दिया होगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो चेतावनी सच होती तो रमेश जी को वो सस्ता और सुविधाजनक कमरा छोड़ना पड़ता। ये बहुत ही भयानक स्थिति है, जहां आपका अपना ही दिमाग आपके खिलाफ साजिश कर रहा हो। और इसी मानसिक पर्दे के साथ वो परिवार उस घर में रहने आ गया। फिर आगे क्या हुआ? फरवरी का महीना था। पहले 2-3 दिन तो सार्थक की मां को उस घर में एक बहुत ही अजीब सी भारी ऊर्जा और घबराहट महसूस हुई, जो कि बहुत स्वाभाविक है ऐसी जगह पर। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, उसे सफर की थकान और नई जगह का असर मानकर टाल दिया गया। अच्छा। हालांकि असली घटनाओं की शुरुआत न 5वें दिन से हुई। 5वें दिन? हाँ, रमेश जी को काम के सिलसिले में वापस रेवाड़ी जाना पड़ा। माँ बच्चों के साथ दिन भर अपनी ननद के घर रहीं और शाम को खाना बनाने अपने कमरे में आईं। बाहर कॉरिडोर में एक मध्यम सा बल्ब जल रहा था। मेन गेट खुला था और उस पर एक पर्दा पड़ा था। जब वो गैस के पास बैठकर खाना बना रही थीं, तभी उन्होंने साफ देखा कि उस पर्दे पर एक परछाई उभरी। बाप रे! कोई बहुत धीरे से उनके कमरे के बाहर से गुजरा और उस बंद कमरे की तरफ चला गया। जब वो बाहर निकली तो बाहर कोई नहीं था और वो कमरा हमेशा की तरह बाहर से ताला लगा हुआ था। यहीं से हम देखते हैं कि कैसे अनदेखी चेतावनियां अब आकार लेने लगी थीं। महिलाओं की अंतरात्मा या इंट्यूशन अक्सर बहुत पैनी होती है। बिल्कुल होती है। लेकिन हमारे सामाजिक ढांचे में उसे बहुत जल्दी वहम या थकान का नाम देकर दबा दिया जाता है। उस माँ का अवचेतन मन तो पहले दिन से ही कह रहा था कि कुछ गलत है। हाँ, और जब रात को रमेश जी वापस आए और पत्नी ने उन्हें इस परछाई के बारे में बताया, तो रमेश जी ने उसे तुरंत थकान और वहम कह दिया। ये फिर से वही कन्फर्मेशन बायस था। मानना कि ये सिर्फ एक वहम है, रमेश जी के लिए ज्यादा सुविधाजनक था, बजाय इसके कि वो ये माने कि उनकी बहन की बातें सच हो सकती हैं। लेकिन अगले दिन ना, मतलब छठे दिन जो हुआ, उसने इस सुविधा के भ्रम को बुरी तरह तोड़ दिया। क्या हुआ छठे दिन? रमेश जी ऑफिस गए हुए थे। माँ नीचे कपड़े धो रही थी और 4 साल का सार्थक ऊपर अपने 2 साल के छोटे भाई का ध्यान रख रहा था। अचानक सार्थक बुरी तरह चीखता हुआ नीचे भाग कर आया। हे भगवान! माँ घबराकर ऊपर दौड़ी। कमरे में जाकर उन्होंने जो देखा, जब मैंने पहली बार इन स्रोतों को पढ़ा ना, तो सच कहूं तो मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। ऐसा क्या देख लिया उन्होंने? 2 साल का बच्चा बिस्तर पर बैठा था, हवा में किसी अदृश्य चीज की तरफ देख रहा था और जोर जोर से हंसते हुए कुछ बातें कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सच में उसके बिल्कुल सामने बैठा है और उसके साथ खेल रहा है। रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य ये। बंगाल में अक्सर माएं बच्चों को जल्दी खाना खिलाने के लिए डराती हैं कि जल्दी खा लो वरना हाउ आ जाएगा। हाउ का मतलब भूत होता है। हाँ, बच्चों को डराने के लिए। जरा सोचिए, जिस हाउ का नाम लेकर एक माँ अपने बच्चों को डरा कर खाना खिलाती है, वो अचानक एक दिन उनके बेडरूम में सचमुच आके बैठ जाए और उनके बच्चे के साथ खेलने लगे। एक माँ के लिए यह स्थिति किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है। ये स्थिति तो किसी को भी अंदर से तोड़ सकती है। बिल्कुल। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद मकान मालकिन का जो व्यवहार सामने आता है ना, वो मनोवैज्ञानिक रूप से और भी ज्यादा क्रूर है। वो कैसे?
जब वो माँ बदहवास होकर नीचे आई और उसने मकान मालकिन से पूछा कि क्या ऊपर कोई और भी गया था, तो मालकिन ने बहुत ही ठंडे और शातिर तरीके से जवाब दिया। क्या कहा उसने? उसने कहा कि शायद बच्चे ने कोई बिल्ली देख ली होगी या उसे कोई वहम हो गया होगा। मनोविज्ञान में इस रणनीति को गैसलाइटिंग कहते हैं। गैसलाइटिंग, हाँ, ये शब्द बहुत सुना है मैंने। ये किसी पर नियंत्रण करने का एक ऐसा तरीका है जहां आप सामने वाले की सच्चाई और उसके अनुभवों को इतनी मजबूती से नकारते हैं कि वो इंसान खुद अपनी ही दिमागी हालत पर शक करने लगता है। मतलब मकान मालिक अपने किराए के पैसों को बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे? हाँ, और शायद अपने किसी गहरे राज को छिपाने के लिए उस माँ के डर का मजाक उड़ा रहे थे। वे अपने स्वार्थ के लिए पूरे परिवार की मानसिक शांति को दांव पर लगा रहे थे। ये गैसलाइटिंग का उदाहरण बहुत ही सटीक और भयानक है। माँ इतनी डर गई थी कि वो बच्चों को लेकर तुरंत अपनी ननद के घर चली गई। जाना ही था उन्हें। शाम को जब रमेश जी आए तो वो सब वापस लौटे, लेकिन यहाँ से उस घर की ऊर्जा का स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। अब तक वो सत्ता सिर्फ परछाइयों या बच्चों के साथ अदृश्य रूप से खेलने तक सीमित थी। लेकिन अब शायद उसका सब्र टूट चुका था। उसने मनोवैज्ञानिक दबाव छोड़कर सीधे भौतिक यानी फिजिकल हमले शुरू कर दिए। फिजिकल हमले? हाँ। उसी दोपहर को माँ बच्चों के साथ सो रही थी। हल्की ठंड थी, इसलिए उन्होंने कंबल ओढ़ा हुआ था। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई बहुत ही ठंडे हाथों से धीरे धीरे उनके ऊपर से वो कंबल खिसका रहा है। बाप रे! वो हड़बड़ाकर उठी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। शाम को जब वो खाना बना रही थी तो उनके कमरे की पिछली दीवार की खिड़की पर किसी ने बहुत जोर से दस्तक दी। लेकिन वो खिड़की तो शायद... हाँ, वो कोई साधारण खिड़की नहीं थी। वो पहली मंजिल पर थे और उस खिड़की के पीछे एक बहुत ही संकरी सी गली थी जहाँ हवा में लटक कर कोई दस्तक दे ही नहीं सकता था। बिल्कुल असंभव है। और जैसे ही माँ हिम्मत करके खिड़की की तरफ बढ़ी, वहां से एक बेहद भयानक और गुस्सैल गुर्राहट की आवाज आई। यहाँ हम ऊर्जा के व्यवहार में एक स्पष्ट बदलाव देखते हैं। किस तरह का बदलाव? हाँ, जब परछाइयों और अदृश्य मौजूदगी से परिवार ने घर खाली नहीं किया तो उस ऊर्जा ने अपना तरीका बदल दिया। खिड़की पर दस्तक देना और गुर्राना ये एक सीधा और आक्रामक अल्टीमेटम था। चेतावनी थी एक तरह की। हाँ। ये दर्शा रहा था कि जो भी सत्ता वहां मौजूद थी वो हताश हो रही थी और उसका गुस्सा बढ़ रहा था। अब बात सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की नहीं थी, बल्कि ये सीधा नुकसान पहुंचाने का इरादा था। और ये नुकसान पहुंचाने का इरादा ना रविवार को पूरी तरह से सच साबित हुआ। रमेश जी घर पर ही मौजूद थे। माँ गैस के पास खड़ी नाश्ता बना रही थी और सार्थक पलंग पर खेल रहा था। अचानक सार्थक पलंग से नीचे गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। उसने उठकर जो कहा वो बहुत डरावना था। उसने कहा, माँ ने मुझे धक्का दिया। जबकि माँ तो दूर खड़ी थी ना। बिल्कुल, माँ तो पलंग के पास थी ही नहीं। और ठीक उसी पल माँ के कान में किसी औरत की फुसफुसाती हुई लेकिन बेहद सर्द आवाज आई, यहां से चले जाओ नहीं तो सबको मार दूंगी। हे भगवान! सीधा धमकी। माँ घबराकर सार्थक को गोद में लेकर सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों उतरने लगी, पीछे से किसी ने उन्हें जोरदार धक्का दे दिया। क्या बात कर रही हैं? हाँ, माँ और बच्चा दोनों सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिरे। बच्चे के सिर में गहरी चोट आई और खून बहने लगा। अब यहाँ रमेश जी का जो व्यवहार है वो मुझे सबसे ज्यादा अवास्तविक और चौंकाने वाला लगता है। उन्होंने क्या किया? बच्चे के सिर से खून बह रहा है, पत्नी सीढ़ियों से गिरकर कांप रही है और वो अपनी पत्नी पर ही बुरी तरह चिल्ला रहे हैं कि उसे बच्चा संभालना नहीं आता। ये तो हद है। मेरा मतलब है, क्या हद से ज्यादा तार्किक होना इंसान को इस कदर अंधा और संवेदनहीन बना देता है? क्या वो अपनी आंखों के सामने मौजूद इतने बड़े खतरे को सिर्फ इसलिए नहीं देखना चाहते क्योंकि वो उनके विज्ञान और तर्कों की दुनिया में फिट नहीं बैठता? देखिए, रमेश जी का अपनी पत्नी पे चिल्लाना असल में सिर्फ संवेदनहीन का नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक बुरी तरह डरे हुए तार्किक इंसान का डिफेंस मैकेनिज्म है। जब कोई व्यक्ति खुद को बहुत ज्यादा तार्किक मानता है ना, तो उसके लिए अपने बनाए गए दुनिया के नियमों को टूटते हुए देखना सबसे बड़ा खौफ होता है। अच्छा, तो वो डर को छुपा रहे थे। रमेश जी के लिए ये स्वीकार करना कि कोई भूत या अदृश्य शक्ति उनकी पत्नी को धक्का दे सकती है, उनके पूरे जीवन दर्शन को ध्वस्त करने के बराबर था। सही कह रहे हैं आप। इसलिए उनका दिमाग सबसे आसान और सुरक्षित तर्क ढूंढता है कि पत्नी की लापरवाही से बच्चा गिरा। इस तरह वो खुद को सांत्वना दे रहे थे कि दुनिया अभी भी उनके नियंत्रण में है। खुद को झूठी तसल्ली देना। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उस घर में मौजूद ऊर्जा के नजरिए से देखें तो वो अब तक ये समझ चुकी थी कि इस घर का मुखिया ही सबसे बड़ा संशयवादी या स्केप्टिक है। मतलब जब तक रमेश जी खुद नहीं देखेंगे वो अपनी पत्नी की किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। बिल्कुल।
पत्नी और बच्चे तो डरे हुए हैं, लेकिन फैसले लेने की ताकत तो रमेश जी के पास है ना। हाँ, इसलिए अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां ऊर्जा अपना पूरा ध्यान सीधे रमेश जी पर केंद्रित करती है। उसे पता था कि जब तक इस तार्किक आदमी का पर्दा नहीं फटेगा, ये परिवार यहां से नहीं जाएगा। और वो पर्दा उसी रात बहुत ही खौफनाक तरीके से फटता है। परिवार फिर से ननद के घर चला गया था। रात को 7 बजे रमेश जी ने कहा कि उन्हें अपने माता पिता को गांव के लिए खत लिखना है, इसलिए वो अकेले ही उस किराए वाले कमरे में वापस आ गए। अकेले उस घर में? हाँ, वो उसी पिछली खिड़की के पास मेज पर बैठ के खत लिख रहे थे। अचानक उसी खिड़की पर फिर से जोर जोर से दस्तक होने लगी। रमेश जी, जो अभी भी अपनी तार्किकता से चिपके हुए थे और इसे कोई चोर या बदमाश मान रहे थे, उन्होंने पास पड़ा एक डंडा उठाया। डंडा लेकर खिड़की के पास गए? हाँ, और खिड़की पर जोर से दे मारा, ये कहते हुए कि भाग जाओ यहां से, हम पुलिस को बुला लेंगे। दस्तक रुक गई, लेकिन तभी कमरे का माहौल बिल्कुल बदल गया। कैसा माहौल? हवा अचानक बहुत भारी और ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा होकर उन्हें घूर रहा हो। रमेश जी ने हिम्मत करके खिड़की का पर्दा हटाया और जो उन्होंने देखा उसने उनके सारे तर्कों, विज्ञान और अहम को एक पल में राख कर दिया। ये वो क्षण था जब इंसान का दिमाग सच्चाई को झुटलाने के सारे बहाने खो देता है। वहां खिड़की के बाहर पहली मंजिल की ऊंचाई पर हवा में एक लड़की तैर रही थी। हवा में? उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और डरावनी थीं। उलझे हुए बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसका चेहरा अकल्पनीय रूप से भयानक था। वो हवा में तैरते हुए सीधे रमेश जी की आंखों में देख रही थी। बाप रे! और उसने बिल्कुल स्पष्ट और बर्फीली आवाज में कहा, जिंदा जाना है तो यहां से निकल जाओ, वरना सबको मार दूंगी। इस एक दृश्य ने रमेश जी की सारी तार्किकता को हमेशा के लिए जमींदोज कर दिया। वो तो होना ही था। वो तुरंत कमरा लॉक करके बिना पीछे देखे सीधे अपनी बहन के घर भागे। मैं कहूंगा कि जब सच्चाई इतनी नग्न और भयानक रूप से सामने आ जाए ना कि दिमाग उसे किसी भी कंफर्मेशन बायस या तर्क से न समझा सके, तब इंसान की सबसे आदिम प्रवृत्ति जाग जाती है। आदिम प्रवृत्ति? हाँ, यानी फ्लाइट रिस्पॉन्स, भागने की प्रवृत्ति। रमेश जी के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनका तार्किक किला पूरी तरह से ढह चुका था। और अगली ही सुबह उन्होंने फैसला कर लिया कि वो घर खाली कर रहे हैं। बहुत सही फैसला। वो सीधे मकान मालिक के पास गए और कहा कि अपना किराया काटो और हमें हमारे बाकी पैसे वापस दो, हम 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकेंगे। लेकिन यहाँ मकान मालिक ने एक इतना अजीब और खौफनाक सुझाव दिया कि कोई भी सुनकर सुन रह जाए। क्या कहा मकान मालिक ने? मकान मालिक ने कहा, एक काम करो, तुम अपने परिवार को 10-15 दिन के लिए गांव भेज दो। तुम हमारे साथ नीचे रह लो, तुम्हारा खाना पीना हम देख लेंगे। जब सब नॉर्मल लगे तो उन्हें वापस बुला लेना। ये तो बहुत ही अजीब बात है ना? ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे मकान मालिक रमेश जी को किसी तरह की बलि का बकरा बनाना चाहते थे, या फिर वो सिर्फ अपने किराए के पैसों के लालच में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें ये भी परवाह नहीं थी कि ऊपर रहने वालों की जान जा सकती है। देखिए, यहाँ मामला किसी तांत्रिक बलि से ज्यादा ना लालच और अपने किसी बहुत बड़े अपराध बोध को छिपाने की हताशा का लगता है। ये बुराई का एक बहुत ही सामान्य रूप है, जिसे बनैलिटी ऑफ ईविल कहते हैं। बिल्कुल। मकान मालिक को पता था कि अगर किराएदार रातों रात भाग जाता है तो इलाके में फिर से बातें शुरू हो जाएंगी, उनकी बदनामी होगी और उन्हें नया किराएदार नहीं मिलेगा। तो वो रमेश जी को रोकना चाहते थे। हाँ, वे रमेश जी को रोककर ये साबित करना चाहते थे कि घर में सब कुछ सामान्य है। लेकिन इस सबसे ज्यादा भयानक बात वो है जो इस कहानी के पीछे का असली रहस्य है। जी हाँ, जब परिवार ने वो घर छोड़ दिया और बाद में रमेश जी के जीजा और पड़ोसियों से सच्चाई पता की, तो जो राज खुला वो किसी भी भूत प्रेत की कहानी से ज्यादा इंसानी क्रूरता की कहानी थी। ऐसा क्या राज था? स्रोत के अनुसार वो जो ऊपर वाला हमेशा बंद रहने वाला कमरा था ना, वो असल में मकान मालिक की 22-23 साल की बेटी का था। वो किसी से प्रेम करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। तो फिर? लेकिन उसके माता पिता का सामाजिक अहंकार इतना बड़ा था कि उन्होंने किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं होने दी। उस लड़की ने हार कर उसी कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बहुत ही दुखद है यह। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। उन माता पिता के अहंकार और झूठी शान को इतनी गहरी ठेस पहुंची थी कि उन्होंने अपनी सगी बेटी का अंतिम संस्कार भी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार ठीक से नहीं किया। क्या बात कर रही हैं? हाँ, और कहा जाता है कि इसी वजह से उसकी आत्मा उसी घर में हिंसक ऊर्जा बनकर भटकने लगी। ये इस पूरे मामले का सबसे दुखद और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू है। हम अक्सर भूतों या अदृश्य शक्तियों को खलनायक मान लेते हैं ना? हाँ, अमूमन ऐसा ही होता है।
लेकिन इस मामले में असल खलनायक वो माता पिता थे। उनका वो सामाजिक अहंकार था। उन्होंने अपनी ही बेटी की खुशियों और उसकी जिंदगी से ज्यादा समाज में अपनी झूठी शान को चुना। जो कि बहुत सी जगहों पे आज भी होता है। बिल्कुल। और मरने के बाद भी उस अहंकार के कारण उन्होंने एक ऐसी भयानक और नकारात्मक ऊर्जा को जन्म दिया जो अब निर्दोष लोगों की जान ले रही थी। या समाज का दबाव और झूठी इज्जत एक ऐसा जहर बन गए थे जो उस घर की दीवारों में रिस रहा था। और उस जहर का शिकार पहले भी एक मासूम हो चुका था। पहले भी? जी हाँ। पड़ोसियों ने बताया कि रमेश जी के परिवार से पहले भी एक परिवार वहां रहने आया था। उनका बेटा एक दिन छत पर पतंग उड़ा रहा था और अचानक किसी ने उसे छत से धक्का दे दिया। बाप रे। अस्पताल में मरने से पहले उस बच्चे ने साफ कहा था कि उसे सामने से किसी ने धक्का दिया था। जरा सोचिए, वो मासूम बच्चा जो सिर्फ पतंग उड़ा रहा था, वो उस घर के पुराने पापों और एक मरी हुई लड़की के गुस्से की भेंट चढ़ गया। यही इस घटना का सबसे बड़ा सबक है। हमारी सहज बुद्धि या इंट्यूशन अक्सर बहुत सटीक होती है। जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो हमारा शरीर और हमारा अवचेतन मन हमें वहां की ऊर्जा के बारे में संकेत देते हैं। सही कहा आपने। लेकिन हम चंद पैसों की बचत या सुविधा के जाल में फंसकर उन साफ साफ दिख रहे संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। रमेश जी की बहन की चेतावनी, उनकी पत्नी का डर, बच्चे का रोना, ये सब वो लाल झंडियां थीं जिन्हें लॉजिकल होने की जिद ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। बिल्कुल। ये पूरी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि खतरा सिर्फ अंधेरे कमरों या भूतों में नहीं है, बल्कि उस मानसिकता में है जो हमें सच देखने से रोकती है। एकदम सही बात है। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल है जो स्रोत सामग्री में तो छिपा है, लेकिन जब आप उस पर गौर करते हैं ना, तो वो दिमाग को बुरी तरह झकझोर देता है। वो क्या सवाल है? इस कहानी के अंतिम रहस्य पर अगर हम तार्किकता से विचार करें, उस लड़की ने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि उसके माता पिता ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार तक ठीक से नहीं किया। हाँ, एक बहुत ही गहरा दर्द और धोखा मिला था उसे। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर उस आत्मा का गुस्सा, उसकी नफरत अपने माता पिता के प्रति थी, तो उसने नीचे सुरक्षित और आराम से रह रहे उन बुजुर्ग माता पिता को कभी कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। वो दोनों मजे से अपना जीवन जी रहे थे, नए किराएदारों से किराया वसूल रहे थे। इसके बजाय उस आत्मा का सारा गुस्सा उन मासूम किराएदारों और छोटे छोटे बच्चों पर क्यों निकला? देखिए, ये मनोविज्ञान के एक बहुत ही अंधेरे पहलू को छूता है। मनोविज्ञान में इसे डिस्प्लेस्ड अग्रेशन कहा जाता है। ये क्या होता है? अक्सर जब कोई व्यक्ति अपने असली शोषक या अत्याचारी से बदला नहीं ले पाता ना, शायद इसलिए क्योंकि वो अत्याचारी बहुत ताकतवर है या उससे कोई गहरा रिश्ता है, तो वो अपना पूरा गुस्सा उस पर निकालता है जो सबसे कमजोर होता है। जैसे कोई ऑफिस में बॉस से डांट खाकर घर आए और अपने बच्चों पर हाथ उठा दे। बिल्कुल सही। क्या कोई बहुत गहरा आघात, कोई भयानक मानसिक ट्रॉमा कभी इंसाफ या न्याय नहीं खोजता? क्या वो बस एक ऐसा अंधा तूफान बन जाता है जो सामने आने वाले हर उस इंसान को खत्म कर देना चाहता है जो सबसे ज्यादा असुरक्षित या कमजोर होता है? मतलब उसे सिर्फ अपना दर्द निकालना होता है। हाँ, शायद उस लड़की की आत्मा सिर्फ अपने माता पिता के अत्याचार का बदला निर्दोष बच्चों से ले रही थी, क्योंकि दर्द अंधा होता है। दर्द अंधा होता है और शायद इसीलिए वो न्याय और अन्याय के बीच का फर्क भूल जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी डरावनी कहानी से कई गुना ज्यादा खौफनाक और बेचैन करने वाला है। और इसी अधूरे सवाल के साथ आज का ये गहरा विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।